हेलो फ्रेंड्स, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी इंदिरा कॉलोनी बाड़मेर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जब तक लॉकडाउन की परिस्थितियां चलती हैं तब तक हम आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखेंगे। और साइंस क्लास 10 का ऑलरेडी लेक्चर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो चुका है और आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के पार्ट बी से शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट बी की जो हमारा पहला जो लेक्चर बनता है उसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान क्या चीज होता है। संविधान का तात्पर्य होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ कानून, नियम और कुछ एक विधि की जरूरत पड़ती है, उसको अपन बोलते हैं संविधान। हर एक देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह से हमारा इंडिया का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत ही एक खूबसूरती वाला दस्तावेज है। हमने विभिन्न प्रकार के देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया, विभिन्न प्रकार के देशों के संविधान की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, उसके बाद में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जो कि अपने आप में एक खूबसूरत दस्तावेज के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो ये है हमारे भारत का संविधान। इसकी खूबसूरतियां हमने जिन जिन देशों के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारे देश में ली हैं और भारत की धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के मद्देनजर किस तरह से उनको अनुकूल, किस तरह से उनको एडजस्ट किया जा सकता है, उनके अकॉर्डिंग हमने उसको एडजस्ट करके हमारे संविधान के एक इतने बड़े दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद में हम एक नजर डालते हैं कि उनकी ब्यूटी के बारे में कि व्हाट इज द ब्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की वो क्या खूबसूरतियां हैं जिसके बारे में हर न केवल हमारी क्लास 12, 10th और हमारे स्टूडेंट के लिए पढ़ना जरूरी है, बट एक भारत के नागरिक होने के नाते हर एक भारतीय नागरिक को यह जानना जरूरी है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या ब्यूटीज हैं, व्हाट इज द ब्यूटीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज अपन बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले मैं प्रकाश डालूंगा हमारे संविधान की विशेषताओं की पहली विशेषता के बारे में। वैसे मैं बात करूं कि हमारे इस लेक्चर की तो इस यूनिट में हमारे 20 टाइप की विशेषताओं की बात की गई है। उनमें से आज मैं काफी सारी विशेषताओं को कवर करूंगा। ये लगभग 3 लेक्चर में सारी 20 की 20 विशेषताओं को हम कवर कर लेंगे। जितनी भी चीज पढ़ेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। और जो भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट पूछना है और या फिर आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। ओके, पहली बात अपन जानते हैं कि जो हमारी पहली संविधान की जो विशेषता है वो हमारी ये कहती है कि हमारा जो संविधान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा संविधान, ये हमारे संविधान की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट विशेषता होती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि कोई भी बॉडी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जो किसी भी हस्तक्षेप के बिना काम करे, यानी कि वो ना तो किसी बाहरी हस्तक्षेप से प्रभावित हो और ना ही किसी प्रकार के आंतरिक हस्तक्षेप से प्रभावित हो, उसको कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी कि तो भारत का संविधान कुछ इस तरह से है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमारी प्रस्तावना इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट करती है। क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो स्टार्टिंग हम लाइन पढ़ेंगे वो कहती है कि हम भारत के हम भारत के लोग, कुछ ऐसे शब्दांश के साथ में हमारे संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है जिसका मीनिंग यह है कि हमारे संविधान का जो स्रोत है, हमारे जो इस ब्यूटी जो हमारा एक जो प्रलेख है, इसका जो स्रोत है वो है भारत की जनता। वो कौन है? भारत की जनता। यानी कि भारत की जनता इसका स्रोत है और इसके सर्वे सर्वा कौन है? सर्वे जो सर्वा है वो है भारत की जनता। और ये समर्पित किसको करता है? भारत की जनता को करते हैं। भारत की जनता खुद को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करती हैं। ऐसी शब्दावली हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है, जिसका मतलब है कि संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। यानी कि यहां से एक बात और स्पष्ट होती है कि ये जो संविधान है किसी बाहरी सत्ता या शक्ति के द्वारा हम पे थोपा नहीं गया है। यानी कि बाहरी शक्ति द्वारा, बाहरी शक्ति कह दो, इसको अपन कहते हैं कि बाहरी, ये हमारी शक्ति या फिर सत्ता के द्वारा थोपा नहीं गया है। यानी कि
भारतीयों स्वयं के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और भारत की जनता के द्वारा ही इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। तो इसलिए मैं पहली ही खूबसूरती में इसका नाम दे दिया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है हमारा। हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है, उसका स्रोत क्या है, आखिरी सत्ता क्या है, उसके सर्वे सर्वा कौन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उसमें कौन है, उसमें भारत की जनता है। यानी कि उसमें किसी भी टाइप का कोई भी इंटरफियर इसमें काम नहीं किया गया। हालांकि हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिजाइन किया था, हमने विभिन्न प्रकार के देशों का अध्ययन किया और जो विशेषता हमें सबसे ज्यादा सूटेबल और सबसे ज्यादा बेस्ट है, भारत की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें बेस्ट लगी, उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया था। तो हमारी पहली कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाती है। उसके बाद में अपन दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं जिसका नाम है प्रस्तावना। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हर एक संविधान की अपनी एक प्रस्तावना होती है, उसी तरह हमारे भी संविधान की अपनी एक प्रस्तावना है। वैसे ये वाला जो टॉपिक की मैं बात करूं, इसका अगला जो पार्ट आएगा इसमें प्रस्तावना एक अलग से ही चैप्टर है। तो प्रस्तावना का तो हम प्रस्तावना के चैप्टर में डिटेल से अध्ययन कर लेंगे, बट जब बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में तो थोड़ा प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की भी अपनी एक प्रस्तावना है। व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो प्रीएम्बल होती है या फिर जो प्रस्तावना होती है वो होता है निचोड़, सार, संक्षिप्त या फिर समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारा संविधान सबसे बल्कि और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इस विश्व का। तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को यदि मुझे समझना हो तो मुझे इसको समझने के लिए एक प्रीएम्बल देखने से सारा कॉन्स्टिट्यूशन का नजारा समझ में आ जाता है। यानी कि जिस तरह से आपकी एक मूवी होती है जो 3 घंटे की होती है, बट उसका जो ट्रेलर होता है मात्र 5 मिनट का होता है, बट ऑलमोस्ट वो मूवी के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। तो सेम रोल हमारी प्रस्तावना ने उस तरह से निभाया कि जितना बड़ा अपना जो संविधान है उस संविधान को संक्षिप्त रूप में दिखाने का जो काम किया है वो हमारा किया है प्रस्तावना में। और इसमें हमारे आदर्श, हमारे जो इसमें आदर्श है और इसमें नैतिक मूल्य, हमारे आदर्शों को, हमारे नैतिक मूल्यों को और हमारे उद्देश्यों को स्पष्ट इसमें किया गया है। इसमें क्या स्पष्ट किया गया है? हमारे आदर्श, नैतिक मूल्य और हमारे उद्देश्य, हमारे एम क्या, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारी चीज कहां से प्रतीत होती है? हमारे संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होती है। और प्रस्तावना का जो हमने पहले ही कहा था, इसकी शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग, जिसका मतलब क्या है कि हमारी इसमें जो भी संविधान है या फिर हमारी प्रस्तावना का जो भी स्रोत है वो है भारत की जनता। इतनी बड़ी, यानी कि ये समरी है, ये संक्षिप्तीकरण है हमारे संविधान का। क्या है? संक्षिप्तीकरण संविधान का। संविधान जितना बड़ा है इतने में पूरा संविधान समझ में आ गया। जिस तरह से, जैसे कि मैंने 12th क्लास की बुक को उठाया और मुझे देखना कि इस 12th क्लास की बुक में क्या मुझे एक एक पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही पेज उठाया, अच्छा इसमें ये टॉपिक दे रखे हैं, इट मींस मुझे क्या समझ में आ गया, इसमें इस टॉपिक के अलावा बाकी किसी चीज पर डिस्कशन नहीं किया गया है। तो सेम काम हमारी प्रस्तावना करती है। प्रस्तावना दरअसल हमारे संविधान का पहले पन्ने में लिखी गई है, जिसका मतलब पूरे संविधान में क्या क्या चीजें उल्लेखित कर रखी है। यानी कि उसमें आपका दे रखा है जैसे कि आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी, कितने प्रकार की न्याय की बात की, कितने प्रकार की समानता की बात की गई, सारी की सारी चीज हमने यहां पे लिख दी है और उसका विस्तृत जो वर्णन हमने किया है वो हमारे संविधान में हमने कर रखा है। तो इसलिए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? इतनी बड़ी चीज को एक छोटे से पन्ने के रूप में समराइज करने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए इसको कहा जाता है संविधान की आत्मा। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। व्हाट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि संविधान की आत्मा क्या है? संविधान की आत्मा है हमारी प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। उसी तरह से बात करें तो हमारे एक बहुत ही बड़े संविधान सभा के सदस्य और एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुआ करते थे जिसका नाम है के.एम. मुंशी। यदि जब मैं बात करूं के.एम. मुंशी की, तो के.एम. मुंशी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला था हमारी संविधान की प्रस्तावना के बारे में। मुंशी जी बोलते हैं कि प्रस्तावना क्या है? ये कहते हैं कि ये तो एक राजनीतिक कुंडली है। क्या है? राजनीतिक कुंडली है। ये हमारी बुक में दे रखा है, तो इसलिए हमें याद रखना जरूरी है कि किस राजनीतिज्ञ ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। जैसे नाम आता कुंडली, हमारी मूंछें होती है ना वो कुंडली टाइप की, जिसकी मूंछें होती है ना वो कुंडली टाइप होती है, तो मतलब मुंशी ने कुंडली कहा है। यानी कि मुंशी, जैसे मुंशी आ गया मूंछ वाला, इसका मतलब मूंछ कैसी होती? कुंडली। तो इसने, मुंशी ने
प्रस्तावना की तुलना किससे की है? राजनीतिक कुंडली से की है। इनके कहने का मतलब था कि जिस तरह से एक आदमी की जन्म कुंडली होती है वो उसके पूरे फ्यूचर को बता देती, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो बता देते, ज्योतिष होते हैं कि भाई तुम्हारी पूरी जिंदगी में ये घटनाएं घटित होगी, इतने उम्र तक जियोगे, जो भी सच होती है झूठ होती है। यानी कि एक जन्म जो कुंडली होती है व्यक्ति के जन्म के बारे में बताती है, पूरा उसका फ्यूचर डिजाइन बताती है। उसी टाइप से राजनीतिक कुंडली का मतलब है कि यार ये प्रस्तावना बिल्कुल छोटी सी जरूर है, पर हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पूरे उद्देश्य, हमारे पूरे लक्ष्य, हमारे पूरे सपने, पूरे एम, पूरे विजन, सारी चीजों को ये स्पष्ट करके दिखाता है। इसलिए उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था ये एक राजनीतिक कुंडली है। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके तीसरे फीचर्स की दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा इसका, हमारा जो तीसरा इसका फीचर्स है वो कहता है विस्तृत संविधान। जी हां, ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा, बल्कि और लिखित सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के पास में अवेलेबल है। यानी कि दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। कैसे पता कि ये दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है? चलो थोड़ा इस बात पे भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान है इसमें भाग कितने हैं? 22। अब दोस्तों आपके दिमाग में डाउट आएगा कि भाग क्या चीज होते हैं। जैसे कि हमारी बुक में लेसन होते हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, इसी टाइप से 22 भाग है, और उस 22 भाग में अलग अलग आर्टिकलों को लिखा गया है। तो उसी टाइप से 22 भागों में हमारे आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, और कितने अनुच्छेदों को यहां पे उल्लेखित कर रखा है वो है आपके 395। क्वेश्चन पूछा जाएगा भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। उसके बाद में अनुसूचियों की मैं बात करूं तो अनुसूचियां जो हमारी मूल रूप से तो 8 थी, पर वर्तमान में कितनी थी? तो इसमें यहां पे लिख दें, ये मूल रूप से तो 8 थी, लेकिन ये वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में हमारे पास में 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से है। हमें कब पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है? जब मैं दूसरे कंट्रीज की इसमें कंपैरिजन करूंगा तब पता चलेगा। लेट अस कंपैरिजन विद द अदर कंट्रीज। दूसरे देशों के साथ मैं इसको कंपैरिजन कर लेता हूं, सबसे बड़े बड़े देशों के बाद में। यहां मैं यूएसए की बात करूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मैं बात करूं, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल उल्लेखित है? मात्र 7 आर्टिकल में पूरे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। कंपैरिजन कीजिएगा, यहां 395 कितना बल्कि है। ओके, बात कर लेता हूं मैं कनाडा की। कनाडा की जब मैं बात करूं, जो कनाडा है वहां है 147 आर्टिकल्स। कितने अनुच्छेद दे रखे? 147, और हमारे कितने हैं? 395। ओके, इसके बाद में मैं बात करता हूं साउथ अफ्रीका की, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो है आपके 153। इसके बाद में मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया की। इसके बाद में मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के जो आर्टिकल हैं वो है आपके 128। गाइस आप बिल्कुल अच्छे से असेस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है। लगभग इन सारों को मिला दे तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास कहीं आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में इंडिया की और सबसे बड़ी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती तो ये है, ये सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसके साथ में यहां यूएसए की बात करूं, कनाडा की बात करूं, साउथ अफ्रीका की बात करूं या ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अच्छी चीजें थी, जो भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे बिल्कुल सही से सूटेबल करती हैं, भारत की जनता पे, भारत की भौगोलिक अवस्थिति के अकॉर्डिंग, जिन एरिया के अकॉर्डिंग ये सबसे बढ़िया सूटेबल होती है, उन चीजों को हमने इस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बात करता हूं अगले फीचर्स की, जो मेरा 4 नंबर का फीचर्स आता है, यानी कि लिखित व निर्मित संविधान। अब मैं बात करता हूं लिखित व निर्मित संविधान। क्या मतलब हो गया लिखित व निर्मित संविधान का मतलब? यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इतनी सारी कंट्रीज का स्टडीज किया, 60 से ज्यादा देशों के हमने वैसे स्टडी किए। मैं इन देशों की खूबसूरतियों की बात कर रहा हूं कि इन सारे देशों की जो खूबसूरतियां तो वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित है ही है अपने आप में। और दूसरी हमने बहुत सारी कंट्री का स्टडी किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या कर दिया,
यानी कि रिटन एंड क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा लिखा हुआ एक दस्तावेज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी शासक आएगा, वो सारा का सारा किसको फॉलो करेगा? उस लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। तो सर लिखा हुआ नहीं होता तो क्या होता? यानी कि जैसे मैं बात करूं ब्रिटेन की, वहां जो राजा आता है, वहां जो शासक आता है, वो अपने अनुसार रूल करता है। वहां कोई हार्ड एंड फास्ट इस टाइप से रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो जो भी राजा आता है, जो भी शासक आता है, वो अपने अकॉर्डिंग कानून बनाता है और उनको चलाता है। बट इंडिया में क्या है? इंडिया ने कहा भैया हमने इतनी सारी खूबसूरतियों को एक ही जगह समाहित किया है। अब काम क्या रहेगा? जो भी प्रशासक आएगा, जो भी पार्टी जाएगी, जो भी शासन चलाएगा, ओनली एंड ओनली किसके अकॉर्डिंग चलाएगा? लिखित शासन के अकॉर्डिंग चलाएगा। यह विशेषता होगी, हमारा शासन लिखित है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन काम किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगा, जो रिटर्न में हमारे यहां पे अवेलेबल है, जो कि लिखित में है। इसके बाद में निर्मित है, मतलब क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या मतलब हो गया? यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। क्या लिखो मैं यहां पे? निर्माण किया गया है। किसने निर्माण किया है? हमारी संविधान सभा ने किया है। कहां से आई थी यह संविधान सभा? यह संविधान सभा भारत की जनता, कहीं दूर से नहीं आई थी। यानी कि ब्रिटिशर्स नहीं थे इसमें, ये इसमें थी भारत की जनता। तो अल्टीमेटली में घूम फिर के उसी बात पे आ गया कि इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या फिर इसका संपूर्ण हर चीज का स्रोत क्या था? आखिरी सत्ता किसके हाथ में नहीं थी? केंद्र बिंदु कौन थे? भारत की जनता। क्योंकि भारत की जनता से ही लोग आए थे संविधान सभा के रूप में, और उसी संविधान सभा ने निर्माण किया है हमारे संविधान का। दैट्स वाई मैं बोलता हूं कि हमारा क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि निर्मित संविधान है। तो ये हमारा अगला फीचर्स हो गया। इसके बाद में इसके अगले चौथे और पांचवें फीचर्स की अपन बात करते हैं। चौथे में फीचर्स की बात करूं, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। क्या मतलब हो गया? जैसे कि इस देश में दो तरह के सिस्टम चलते हैं। एक तो संसदीय शासन प्रणाली होती है, इसके अपोजिट जो होती हैं वो होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, पहले थोड़ा इनको समझ लें कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। भारत की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती तो क्या फर्क पड़ जाता, और हमारे पास में संसदीय शासन प्रणाली है तो इसमें क्या फर्क पड़ जाता। देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली, जैसे हमारे देश को चलाने के लिए तीन बड़े बड़े पिलर हैं, ध्यान से समझना इस बात को। सबसे जो मैं बात करूंगा, पहला जो काम होता है वो होता है आपका विधायिका जो होती है। उसके बाद में जो अगला जो पिलर की मैं बात करूं वो आपका होता है कार्यपालिका, और इसके बाद में जो अगला मैं पिलर की जिसकी मैं बात करूंगा वो आपकी होती है न्यायपालिका। ओके, अब इसमें क्या होता है, यानी कि न्यायपालिका ऑलवेज निष्पक्ष रूप से काम करेगी। क्या करेगी? निष्पक्ष, और क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ओके, और विधायिका का काम क्या होता है दोस्तों? हमारे जितने भी विधि का जो निर्माण करना होता है, यानी कि जो भी कानूनों का निर्माण करना होता है, वो काम किसका रहता है? वो हमारी काम करती है विधायिका। हमें जो भी कानून, एक्ट, बिल जो भी बनाना होता है वो कौन बनाती है? विधायिका बनाती है। इस विधायिका ने जो भी कानून बना दिया, इसका मतलब ये कानून बनाती है। इस विधायिका ने जो भी कानून बना दिया, उस कानून को सुचारू रूप से चलाएगा कौन? प्रशासन जो चलाता है। यानी कि इस बनाए गए कानूनों को संचालित करना या सुचारू रूप से लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। लेकिन न्यायपालिका का इन दोनों कामों में कोई रोल नहीं रहता है, बट ये दोनों को मॉनिटर करता। कैसे? यानी कि जो विधायिका कानून बना रही, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना रही? किसके अकॉर्डिंग? भारतीय संविधान। तो हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का संरक्षक कौन हो गया? भारत की न्यायपालिका होगी। वो देख रही भैया कि आपने विधायिका ने जो कानून बनाया है, क्या भारत के संविधान के अकॉर्डिंग सही बनाया है? इट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसके संविधान की व्याख्या करता है। यह व्याख्या करता है कि भाई इसमें संविधान के अकॉर्डिंग क्या इन्होंने कानून बनाया है। ओके, यदि इन्होंने कानून इसके अकॉर्डिंग बनाया है, दूसरी बात में ये चेक करेगा क्या कार्यपालिका इसके बनाए गए कानूनों को सही तरीके से चलाता है। यानी कि ये दोनों को मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। बट ये दोनों आपस में मिलकर के काम करता है। ये दोनों आपस में किस तरह से काम करता है? ये दोनों आपस में मिलकर के काम करता है। कैसे? यानी कि
आप दूसरी तरफ से कह दीजिए जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से ही निकल के आती है। जैसे हमारा जो भी मंत्रिमंडल होता है, कार्यपालिका की जो मैं शक्तियों की बात करूं उसमें जैसे कि मंत्रिमंडल के रूप में ये काम करती है, मंत्रिमंडल के रूप में काम करती है, और इस मंत्रिमंडल का जो हेड होता है वो आपका होता है प्रधानमंत्री। वास्तविक की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि हाँ मंत्रिमंडल होता है, वैसे कार्यपालिका का भी आपका शासक का प्रधानमंत्री होता है, कार्यपालिका का जो नाम मात्र का जो अध्यक्ष होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, बट वास्तविक अध्यक्ष की मैं बात करूं जो प्रधानमंत्री होता है, जो अपने मंत्रिमंडल के रूप में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और मंत्रिमंडल के द्वारा कार्यपालिका का कार्य सुचारू रूप से चलाता है। तो यानी कि आपके मंत्रिमंडल जो भी होता है वो कहां से आता है, जो आपके एमपी होते हैं वही तो आपके मिलके आगे मंत्रिमंडल बनते हैं। इसका मतलब है जो भी मंत्रिमंडल होता है विधायिका से ही आता है। इसका मतलब है जो मंत्रिमंडल होता है वो आपका इस विधायिका या फिर मैं संसद कह दूं, संसद के प्रति वो क्या होता है, संसद के प्रति जवाबदेहिता किसके साथ में बनी रहती है, संसद के प्रति ये जवाबदेही होता है। कौन, आपका मंत्रिमंडल। जब तक इसका यहां पे मत है तब तक ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है। जब तक इसका विश्वास प्राप्त है तब तक ही मंत्रिमंडल काम करता है। जब तक इसका मंत्रिमंडल अपना विश्वास खो देता है, मत खो देता है, तो मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के साथ में क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। इट मींस बात यही है कि मंत्रिमंडल और ये जो भी कार्यपालिका कह दो किससे मिलकर आती है, विधायिका से। विधायिका और कार्यपालिका जब दोनों मिलकर काम करती है और दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन रहता है, उस सिस्टम को बोला जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोस्तों ध्यान रखें, कार्यपालिका अलग काम करती है, विधायिका अपना अलग काम करती है, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन नहीं होता है। और न्यायपालिका उसमें भी अपना अलग रूप से निष्पक्ष रूप से कार्य को संचालित करती है। ये तो हमारी रहेगी पांचवें टाइप की विशेषता। ध्यान रखें हमारे जो मैं बात करूं कार्यपालिका की जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, लेकिन नाम मात्र का जो अध्यक्ष होता है वो आपका होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में गौरव का पद होता है, सम्मान का पद होता है, और जो कि राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, यानी कि वही आपका राष्ट्राध्यक्ष होता है। जिस तरह से हमारे बुक में दे रखा है मैं उसी क्रॉनिकल वे को फॉलो कर रहा हूं, और उसी के अकॉर्डिंग में आपके 20 के 20 उन जो फीचर्स हैं उन सारे फीचर्स को आपके सामने लेके आऊंगा।